सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे समी इब्राहिम साहब, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में गुलाम मुर्तज़ा साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इजहार साहब, PMA के बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और इसके अलावा सदर भी रह चुके हैं PMA के। आज के इस प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे वो डॉक्टर्स के हवाले से बात करेंगे। जब भी हम डॉक्टर्स की बात करते हैं इस सिचुएशन में, जबकि कोरोना है, तो हम ये कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। आखिर बार बार इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? कौन से ऐसे सवालात हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका जवाब जो है वो हुकूमत देने से कासिर है और इसी वजह से इन्हें बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। डॉक्टर सरवत को आज हमने देखा, उनको कोरोना था लेकिन उनको ज़बरदस्ती काम करने को कहा गया। इसी तरीके से हमने डॉक्टर राबिया का देखा जिनका इंतकाल हुआ और रीज़न थी कोरोना। और इसके साथ साथ हम डॉक्टर उसामा को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने कहा कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, कोरोना जो है एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आखिर ये डॉक्टर्स क्या ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो हुकूमत पूरी नहीं कर सकती? इसके साथ साथ आगे चल के हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने कह दिया है कि बेसिकली जो भी बात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से और जो उन्होंने कॉलम में लिखी है वो ऑन द रिकॉर्ड लिखी है और उसमें से सिर्फ कुछ बातें उन्होंने बताई हैं और बाकी बहुत सी बातें अभी तक वो नहीं बता पाए। तो सबसे पहले समी साहब आपकी इजाज़त से मैं आऊँगी डॉक्टर इजहार साहब की तरफ। सर, मुझे ये बताएं कि बार बार आखिर आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत आ रही है? रीज़न क्या है? कौन से ऐसे सवालात हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका जवाब जो है वो गवर्नमेंट से आप लोगों को नहीं मिल रहा? थैंक यू अलीना, मुझे आज वक्त देने के लिए और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे आज मेरी शमूलियत है। सबसे पहले तो मैं जो मेरे दोस्त, मेरे साथी इस कोरोना, अच्छा सॉरी टू कट यू हेयर, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि डॉक्टर सरवत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इसके बाद किसी और प्रोग्राम में जाना है। मैं चाहूंगी डॉक्टर सरवत साहिबा आप मुझे बताएं कि आखिर आपको वीडियो बनाने की क्या नौबत पड़ी, क्यों नहीं आपकी सुनी जा रही थी? अस्सलाम वालेकुम। मेरी टेस्ट मॉर्निंग मैं ड्यूटी पे थी तो मेरा रिजल्ट आया था टेस्ट का, पॉजिटिव है कोरोना रिजल्ट। तो ऑफकोर्स मेरे घर में मेरा बेटा भी है और मेरे फादर भी है, मैं घर नहीं जा सकती हूँ और कोई और जगह भी नहीं थी। तो मैंने जस्ट इतनी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कोई ऐसा सेफ सी ऐसी जगह मुझे दे दें जहाँ पे मैं अपने ये 1 वीक और 2 वीक या जितने भी दिन होते हैं मैं वहाँ पे गुजार लूँ और फिर मेरे लिए मुश्किल ना हो। मेरी फैमिली ऑलरेडी परेशान है तो उनके लिए मसला ना हो। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी यहाँ के इंतजामिया से कि काइंडली मुझे यहाँ के प्राइवेट वार्ड्स जो हैं उनमें से किसी रूम में मुझे आइसोलेट किया जाए और मुझे वहाँ पे रखा जाए। तो आई डोंट नो कि ये बहुत मुश्किल था शायद इंतजामिया के लिए मुझे यहाँ पे आइसोलेट करना, मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना और इसको कन्वर्ट करना। मे भी उनकी कोई पॉलिटिकल रीजन। अच्छा डॉक्टर सरवत साहिबा, आपकी मैंने वीडियो सुनी है, उसमें आप बार बार एक चीज़ कह रही हैं कि आपकी एक और कॉलीग जो है वो कोरोना पॉजिटिव थी। तो आपको जब ये इशू हो रहा था कि आपने इस हवाले से उनको बताया नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे में वो सारे असरात हैं, वो सारे साइन हैं जो एक कोरोना पेशेंट में होने चाहिए, फिर भी इसके बावजूद आप ड्यूटी पे आती रही? वो पता था सबको और जब तक आपका डिपार्टमेंट सील नहीं होता, जब तक आपका डिपार्टमेंट बंद नहीं होता, ऑफकोर्स आपको ड्यूटी पे आना पड़ता है। अब हर बंदे को फ्लू और कफ आजकल किसी को सीजनल भी हो रहा होता है, किसी को सिम्टम्स भी होते हैं। तो आप ये नहीं देख सकते हैं कि अच्छा ये किस वजह से है। हाँ, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने ऑलरेडी एक दफा पहले भी अपना टेस्ट करवाया था जो कि नेगेटिव आया था और अब दोबारा से मुझे सिम्टम्स थे और वो उसके साथ कांटेक्ट भी था। तो इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि जब एक बच्चे का या एक डॉक्टर का आ गया है तो बाकी सब डिपार्टमेंट को सील किया जाए और उसके बाद आप उसमें कांटेक्ट ट्रेसिंग करें, जो कि नहीं हुआ। और जब वो डिपार्टमेंट सील नहीं हो रहा है तो आप एक ड्यूटी डॉक्टर जो कि एक डॉक्टर को आप फिर भी, मैं सबसे कह रही हूँ कि हम एक ओथ लेते हैं कि हम मरेंगे भी तो कुछ भी करेंगे बट हमने पेशेंट्स को सर्व करना है। और हम जब एक डिपार्टमेंट बंद नहीं हो रहा होता है और आपके पास पेशेंट धड़ाधड़ आ रहे होते हैं और पूरी इस्लामाबाद के हर जो आपके छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं या छोटे छोटे क्लिनिक्स है सब बंद हो गए हैं और सारे मरीज जो है उनको सिर्फ एक पिम्स नजर आ रहा होता है उस वक्त और हर मरीज पिम्स की तरफ आ रहा है और पिम्स इंतजामिया उसको
की तरफ एक्शन नहीं ले रहा है। हर मरीज, चाहे वो KPK का हो, चाहे वो गिलगित का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, मरीज हमारे पास आ रहा है, हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन पर मेरा नहीं ख्याल है कि हम ये कहें कि हम ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, या हम ये कहें कि हमारी तबीयत खराब है। हम सबको पता था हमारी तबीयत खराब है, सबको पता था हमारा बच्चा एक पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन ना उन्होंने वहाँ के लोगों को रोका जो आ रहे थे नॉन बुक पेशेंट्स, ना उन्होंने कोई स्क्रीनिंग सिस्टम रखा, ना उन्होंने सील किया, ना कुछ किया। हमने अपनी ड्यूटीज की जो हमें असाइन थी, हमें करनी थी, हमने कर दी। जो उनका ड्यूटी थी उस सिस्टम को बंद करना या सील करना, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप क्या रीजन देखती हैं कि वो क्यों नहीं सील कर पा रहे थे? जैसे कि आपने कहा कि पेशेंट का बहुत इनफ्लो है इस जगह पर, दूर दूर से आते हैं पेशेंट, इसका एक ये रीजन है या कुछ और रीजन आप ये देखती हैं? और जैसे कि आपने कहा है कि आपके जो दूसरे कॉलीग्स हैं उनका भी पॉजिटिव था, तो क्या अब तक बाकी लोगों के टेस्ट कराए गए? हमारा जो उस डॉक्टर के साथ हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट था, तो हमने अपने तो टेस्ट करवा लिए थे, जिसमें से मेरा पॉजिटिव, 2 डॉक्टर्स का पॉजिटिव आया, बाकी सबका नेगेटिव आया है। लेकिन आज सुनने में आया है, मुझे अब नहीं पता कि उसको MCH को सील करके जितने वहाँ की जो वो थे वर्कर्स थे या डॉक्टर जो भी थे, उनका टेस्ट कंडक्ट करवाए गए हैं। अब मुझे इसमें नहीं पता कितनी इसमें सच्चाई है और क्या झूठ है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ में। मैं तो वहाँ से निकल के इधर शिफ्ट हो गई थी वार्ड में। अच्छा, सील ना करने की रीजन क्या देखती हैं आप? जब आपने बताया तो फौरन सील हो जाना चाहिए। ये अब गवर्नमेंट ही बता सकती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है कि वो सील क्यों नहीं कर रहे थे। जब एक डॉक्टर, उनको लग रहा था, अब जहाँ तक मुझे सुनने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खुद बात की थी यहाँ की डायरेक्टर की, वहाँ की MCH की, जब मैं ड्यूटी पे आई थी तो डायरेक्टर जहाँ की MCH की थी, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मेरी वाइफ को क्यों आप लोग इतनी तबीयत खराब के साथ आप बुला रहे हैं और उनको ड्यूटी करवा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि देखें, हर तबीयत खराब वाले को हम रेस्ट नहीं करवा सकते हैं जब तक कि उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे लोग, सब किसी को मसले कफ जो भी है वो हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने ये बात रेज की थी क्योंकि ही हिमसेल्फ इज मेडिकल स्पेशलिस्ट और वो इस वक्त गिलगित में सारे कोरोना के पेशेंट्स को ही डील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब एक भी केस पॉजिटिव आ जाता है तो आपको सील करना होता है। लेकिन उनके ख्याल में, एडमिनिस्ट्रेशन के ख्याल में था कि एक नहीं, कम से कम 3-4 लोग होंगे तो फिर वो लोग शायद। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आपने दूसरे शो में जाना है, लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पिम्स में सहूलियात दी गई हैं डॉक्टर्स को, आपको लगता है वो काफी है? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं है। कुछ भी, जो इनिशियली कुछ सहूलियात थे, कुछ चीजें मिल रही थी, अब तो कुछ भी नहीं होता। हम एक छोटी से छोटी चीज हम पेशेंट से मंगवा रहे होते हैं और पेशेंट इतने पुअर होते हैं, वो ला नहीं रहे होते हैं। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन पे हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए एक कोरोना तो है ही है, और जो यहाँ के सिस्टम है, यहाँ के लोगों को या वर्कलोड कम करें, लोगों को बुलाएं ही नहीं, लोगों को इंटरटेन ही ना करें, तो फिर एक अलग चीज़ है। लोग आ भी रहे हैं, लोग इंटरटेन भी हो रहे हैं, और हम जो फ्रंट लाइन उनसे डील कर रहे हैं, हम उनकी हर तरह की बातें सुन रहे होते हैं, ह्यूमिलिएट हो रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है जो पेशेंट एक आ रहा है वो पेशेंट भी मेंटली टॉर्चर होता है, वो भी मेंटल ट्रॉमा में होता है कि एक कोरोना का सिस्टम है और हम अस्पताल में आके इतना वेट कर रहे हैं, हमें ये चीजें नहीं मिल रही है, हमें वो चीज नहीं मिल रही है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम इस उम्मीद से आए हैं कि हमें यहाँ पर एक ग्लव्स जो होता है, आपको सर्जिकल या दूसरे ग्लव्स भी आपको अंदर से मिलेंगे, लेकिन आप एक पॉलीथीन वाला पेपर ग्लव्स से आप पेशेंट को, आप पेशेंट देख रहे हैं, आप पेशेंट की आप उसकी करें, तो आप क्या समझते हैं कि एक डॉक्टर सेफ होगा? मेरा नहीं ख्याल है कि हम ग्लव्स भी अपने घरों से अपनी पॉकेट में लेके आ रहे हैं टू बी रिमाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्लव्स नहीं मिलते हैं, हमें पीवी के लिए चीजें नहीं मिलती हैं, पेशेंट के एग्जामिनेशन के लिए नहीं मिलता। अगर आपको यहाँ पे ग्लव्स नहीं मिल रहे तो जो किट्स हैं वो आपको मिलती है जिससे टेस्ट करना होता है, जो बहुत जरूरी है? देखिए, हमारी पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारी मैडम जो हमारी HOD थी, उन्होंने खुद कोशिश करके, मेहनत करके, किसी मतलब इन लोगों से इधर जहाँ जो होते हैं फलाई अतारे या जिस तरह भी था, उन्होंने हमारे लिए अरेंज किए थे, ठीक है। वो उन्होंने बहुत उसमें जाके एंड में भी उस तरह उन्होंने कोशिश करके हमारे लिए अरेंज किए थे, लेकिन वो किट पहनने होते, बाकी चीजें तो वो नहीं, वो पूरा डिपार्टमेंट तो वो हमारी HOD नहीं चला सकती है ना, वो सब चीजें तो नहीं ला सकती है। एक ग्लव भी वो लाए, वो आपको सारी चीजें नहीं, वो तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी गवर्नमेंट है वो चीजें प्रोवाइड करें।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत साहिबा। मैं चाहूंगी कि मैं आपसे मजीद भी बात करूं, लेकिन मुझे आपने दूसरे शो में भी जाना है। जैसे कि डॉक्टर सरवत साहिबा ने बहुत से सवालात के जवाब हमें यहीं पर दे दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली किट्स की बात करें तो वो भी जो उनकी हेड है उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है और फलाही इदारों की तरफ से किट्स आई हैं। ग्लव्स उनके पास नहीं है, मास्क उनके पास नहीं है, सैनिटाइजर उनके पास नहीं है। ओवर टू यू डॉक्टर इजहार साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अब आपसे क्या सवाल करूं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सरवत ने जो फ्रंट लाइनर ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनकी ज़ुबान हाली आप सब लोगों के सामने शेयर कर दी है, और यहाँ लाहौर में या पंजाब के बाकी जगह पर भी हालात इससे मुख्तलिफ नहीं है। कमोबेश हमारे दोस्तों की तरफ से यही शिकायत आ रही है कि हम ज़ाती तौर पे अपनी जानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पॉकेट से खर्च करके इसको हम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑन ड्यूटी हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पेशे का ये तकाज़ा है, हम पैशन के साथ डॉक्टर बनते हैं, और जब ऐसी कोई वबा आ जाती है तो हम लोग इसको कहीं पे खुदा न खास्ता वजह नहीं बनाते कि हम अपनी ड्यूटी ना करें। लेकिन जितनी तादाद में अब हेल्थ प्रोफेशनल पाकिस्तान के अंदर मुतासर हो चुके हैं, ये WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान के अंदर है, और उसकी एक ही बुनियादी वजह है कि हमारी हुकूमत ने इस चीज़ को कहीं पे भी मुकद्दम नहीं रखा कि जिन लोगों ने फ्रंट पे जाके इस जिम्मेदारी को अदा करना है, उनके कुछ रिक्वायर्ड या उनके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के तौर पे लाना है। हम उसी ब्यूरोक्रेटिक चैनल में उसी तरह से उसी नरगे में फंसे हुए हैं कि शुरू में जैसे ये तमाम चीज़ें आई हैं और ये तकसीम के लिए जब पहुंची हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो बाख्तियार लोगों के घरों में, उनके रिश्तेदारों में, उनके मुलाजमीन में और उनके दोस्तों में ही तकसीम हो गई। और अनफॉर्चुनेटली फिर लेटर ऑन ये NDMA को फैसला करना पड़ा कि हम डायरेक्टली MSS ऑफ द हॉस्पिटल को सप्लाई करेंगे ताकि वो ये शिकायत या ये मीडिएटर बीच में से ख़त्म हो जाए। ये एक हकीकत है जिसे हमें मान लेना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं यास्मीन साहिबा जो है बड़ी वबा के लिए सूबाई वजीर सेहत की, वो आती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पूरा डेटा वो साथ लेकर आई होती हैं। इसलिए इसी तरीके से हम डॉक्टर जफर मिर्जा साहब को भी देखते हैं, उनकी तरफ से तो चीज़ें बहुत फ्लो में जा रही हैं और ग्रेजुअली उनका ये कहना है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब देखें, मैं आप लोगों से तो जसारत नहीं कर सकता इख्तलाफ करने की, लेकिन वो चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, तो उनकी जो पॉलिसीज़ उनके कमांड लेवल से आती हैं उन्होंने उसी के मुताबिक आगे चीज़ों को लेकर चलना है। मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि हम किसी एक चीज़ को एज ए प्रोफेशनल बॉडी कंटेस्ट करें या उसको हम तजाद में लेके जाएँ। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने जो फ़राइज़ हैं, जो एज ए प्रोफेशनल बॉडी हमारे आइन के तहत हमें ज़रूरी अदा करने हैं, हम उसकी बात करें। इख्तलाफ करने से हम लोगों के अंदर और ज़्यादा मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन हकीकत यही है कि आज की तारीख़ तक 509 के करीब हेल्थ प्रोफेशनल, जिसमें 52% डॉक्टर्स हैं, बड़ी तादाद 262 मुतासरीन की डॉक्टर साहिबान है, जबकि 75 के करीब नर्सेज हैं और 171 दीगर जो हमारा अमला, दोस्त, हमारी फैमिली के लोग हैं, वो लोग मुतासर हुए हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर 5 लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं इस महाज पर, तो मैं सलाम पेश करना चाहता हूं उनको, और अपने फ़ख्र के साथ अपने पेशे के उसको वकार को और ज़्यादा बुलंद करना चाहता हूं। हम खुद आपको सलाम पेश करते हैं और हमें आप पे बिल्कुल फ़ख्र है। सभी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, आपने ये सारी सिचुएशन सुनी है, आपने डॉक्टर सरवत को भी सुना है, आपने डॉक्टर इजहार साहब को भी सुना है, सारी सिचुएशन आपके सामने है कि डॉक्टर्स को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो असकुद नोटिस लेती है, तो नाउ इट इज़ मेकिंग सेंस टू मी अगैन एंड अगैन। देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और डिमांड करना वो और बात है। असल ये जो सारा इशू मेरी समझ में आया है, ये गवर्नेंस का इशू है। और ये आप देखें, डॉक्टर्स को बुनियादी तौर पर जो उनके सेफ गार्ड के लिए जो सामान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से डॉक्टर ज्यादा मुतासर हैं। और ये किसके जिम्मे है काम? अब जो पिम्स हॉस्पिटल का इंचार्ज है, जो पॉलीक्लिनिक का इंचार्ज है, हर MS, हर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने डॉक्टर्स को गाइड करे और टॉप पे लड़े। अब ये आप देखें, अभी ये प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर जारी किया कि ये 2016 से इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई यहाँ पे। कम से कम मैं इस्लामाबाद की हद तक बात कर लेता हूँ, जहाँ पर जो लोग अपॉइंटेड हैं वो कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर हैं। अब आप देखें, पिम्स, अभी आप डॉक्टर साहबा जो थी, ये पिम्स की थी, वहाँ पर एक डेंटल सर्जन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। अब आप देखें, वो अच्छे होंगे इंसान, बहुत दांतों का बड़ा अच्छा इलाज कर लेते होंगे, बहुत अच्छे दंदान साज होंगे, लेकिन वो अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। पॉली क्लिनिक में एक खातून है, उनको बना दिया गया।
यहाँ पर जो अहम पोस्ट हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो एडहाक बेसिस पर उन लोगों को वहाँ पर दी गई है जॉब्स, करोनीस को लगा दिया गया। अब डॉक्टर जफर मिर्जा बहुत अच्छे आदमी हैं, यानी बड़ी अच्छी लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उनसे खफा, सवाल के जवाब नहीं दे सके। डॉक्टर्स को सबसे पहली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो अपने डॉक्टर्स को वो देते। और दूसरा मैं ये सवाल करता हूँ, जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको जनरल अफजल साहब जिसको चला रहे हैं, भाई आपका काम है कि आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपने देखनी है। हॉस्पिटल में जो आपके फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, क्या आप उनको आपने इक्विप कर दिया कि वो तमाम चीजों से मुकाबला कर सके? आप लोगों के आप यानी ये इस लाइक होवे कि यार आप एक लोगों की बर्बादियां कर दी हैं आपने, उन प्रोफेशनल्स की बर्बादियां कर दी हैं आपने। आपके खुद तो आप बैठे हैं अपने कमरों में, और जो बेचारे फ्रंट लाइन पे पैरामेडिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको आप डंडे भी मारते हैं। वो चलाए ना फुटेज, ये क्या मुल्क है जिन्होंने कोयटा में डॉक्टर्स को बंद कर दिया, और फिर नेक्स्ट डे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की हदायत पर उन डॉक्टर्स को वो सारे जो है ना वो पीपीईज जो है वो उनको दिए गए, उनके जो पर्सनल वो सारे प्रोटेक्टिव जो चीजें थी। तो यहाँ पर डॉक्टर निकलते हैं अपने स्ट्रक्चर जाते हैं, और नॉन इलेक्टेड वो लोग जो पता नहीं कौन है, अब जिस आदमी के सर में बाल सफेद हो, मूछें चीटी हो, तो क्या वो बहुत समझदार मैनेज, क्या उनका एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का, मुझे बताए ना। तो आपने पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट उनके हवाले कर दिया, और ये तो गलत, ये कत्ल है अलीना साहबा, ये कत्ल है। जो डॉक्टर बेचारे जो सारा दिन एम्बुलेंस में, वो डॉक्टर जिसने सारी जिंदगी मरीजों की मदद की, वो एम्बुलेंस में अपनी जान की बाजी हार गया। किसी ने आप हमें हटा दें काइंडली, ये दोबारा से फुटेज दिखाएं जिसकी तरफ समी साहब ने इशारा किया है, जो कोयटा में डॉक्टर के साथ किया गया। जब नून लीग की हुकूमत थी, जब डॉक्टर्स के साथ ये होता था, तो सबसे ज्यादा शोर जो है वो PTI में जाती थी और YD के साथ जाके खड़ी हो जाती थी। अब कोयटा में जो हो रहा है वो आपने देखा है, किस तरीके से डॉक्टर्स को डंडे मारे गए, डॉक्टर्स को जेल के पीछे रखा गया। इस हवाले से भी हमने स्टोरी की थी और इसी प्रोग्राम में की थी। फिर तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने इन लोगों को चीजें पहुंचाई। लेकिन मसला फिर वो ये जिसकी तरफ समी साहब इशारा कर रहे हैं कि बेसिकली इंतजामिया ने आगे आना है। जरा थोड़ा सा सुन लें प्लीज। देखें, ये जो वहां पर बैठे हुए हैं लोग, जो रोजाना टीवी पे आके एक रिलीजियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनको उनके गली का बच्चा नहीं जानता, जिनको पता ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं, और वो आके टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जनाब पता नहीं अपनी बड़ी वो चाह रहे हैं। हकीकत ये है कि वो डॉक्टर जो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए फ्रंट लाइन पे हैं, जिनको वो अमेरिका सल्यूट इस तरह करता है कि अमेरिकन एयरफोर्स फजा में उड़ती है और शहरों के ऊपर से अपने डॉक्टर्स को सल्यूट करते हुए जाती है, यहाँ पर उनको आप ग्लव्स नहीं दे रहे यार, यहाँ पर आप उनको मास्क नहीं दे रहे, यहाँ पे आप उनको अपना वो प्रोटेक्टिव ग्रिड नहीं दे रहे यार। आप क्या बातें कर रहे हैं जी, हमने पता नहीं इतने अरब दे दिए, इतने अरब दे दिए। और भाई इन डॉक्टर्स के लिए तो सारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स के लिए 1 अरब में सामान आ जाता। वो खुदा का खौफ करें यार, ये कब तक आप लोगों को उल्लू और बेवकूफ बनाते रहेंगे? इस मुल्क में आवाम मजलूम तबका उसके साथ जुल्म ही होता रहेगा। इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो डॉक्टर्स का हाल कर दिया इन्होंने, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। इतने 100 अरब कर दिए, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया। और भाई 1 अरब के लें आप सामान, सारे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स पाकिस्तान के वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर इतने ज्यादा आपने मजाक बना दिया। मेरा तो दिल तो किया, मैं आपको बताऊं। ये तो बड़े शरीफ आदमी है जो PMA के साबिक जो हैं, वो डॉक्टर साहब इंतहाई शराफत की जबान से वो बात कर रहे हैं, और वो डॉक्टर साहब बेचारी इतनी वो वहां पर पिम्स में जहाँ पे उनको जबरदस्ती किसी वेटिंग रूम में क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये तो फरिश्ता सिर्फ लोग हैं यार, ये तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन समी साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि हुकूमत को, इंतजामिया को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने क्या मजाक बना रखा है। बेसिकली जो आपने किया ना, ये डॉक्टर्स का कत्ल कर रहे हैं, ये बिल्कुल डॉक्टर्स का कत्ल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इजहार साहब, आपकी इजाजत से मैं जाना चाहूंगी पहले डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की तरफ से कौन इस वक्त राब्ते में है, किसके साथ राब्ते में है, और उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहे हैं, वो आपको क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस पूरे मामले में हमसे सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम डॉक्टर साहबान ही थे, और हम तब समझते हैं कि हम मुल्कगीर इनकी नुमाइंदा तंजीम थी, जिसमें डॉक्टर यास्मीन बिलखसूस 30-35 साल की रफाकत रही हमारे साथ उन्हों की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस मामले में हमें ऑन बोर्ड लेंगी, लेकिन हमें एहसास हुआ कि वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इर्द गिर्द के लोग हैं, वहाँ तो शायद
इन लोगों की बेबसी देखने में आई है कि वहाँ फैसले कुछ और लोग करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इनसे हट के हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही तकलीफ़देह बात है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये सुनने को मिलता है आपको कि हमारे अस्पतालों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि आने वाले दिन और मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद फिर एक हमें सुनने को मिलता है कि हम आने वाले दिनों में लॉकडाउन में नरमी करने जा रहे हैं। तो हम एज ए मेडिकल प्रोफेशनल ये समझते हैं कि अगर इंसान की ज़िंदगी बचेगी तो वो इसको एंजॉय करेगा ना। अगर वो इस कोरोना की वबा का नज़र हो जाए, या जिस घर से जो सरबराह है या कोई उसका बड़ा बेटा है या उसकी बच्ची है, अगर वो चली जाती है उसके लिए तो ज़िंदगी अंधेर होगी। अगर वो बचेगा तो रोज़गार की तरफ जाएगा ना। हम एज ए मेडिकल प्रोफेशनल समझते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का जो फौकियत का अमल है मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, हम उसकी मुताबिकत से बात करते हैं। हम माशरे को ये पैगाम देना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेते हैं, लेकिन आपको कोई ऑप्शन नजर आ रही है, आपको कोई सूरत नजर आ रही है, आपको कोई डायरेक्शन नजर आ रही है, ये सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही होगा? देखें, हम लोग एक बड़ी एनजीओ, हमारी नॉन गवर्नमेंटल नॉन पॉलिटिकल सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेलफेयर ऑफ द पेशेंट, ये हमारी फोरमोस्ट हमारा स्लोगन ये है कि डॉक्टर की ज़िंदगी से अगर मरीज़ का लफ्ज़ निकाल दिया जाए तो वो सिफर हो जाता है। हम तो अपने जो हमारा आइन है पीएमए का, उसके मुताबिक अपनी तंजीम को लेकर चलते हैं। और हम जब भी आपके फोरम से बात करते हैं तो हम उसमें फोरमोस्ट हमारी भलाई होती है पेशेंट के लिए, और हम अपनी जिम्मेदारी को आसान तरीके से अदा करते हैं। हमारी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवामुन्नास को आगाह करते हैं कि खुदारा जागते रहना, इन पर मत रहना। आप लोगों की जान की हिफाजत अब आप लोगों के अपने हाथों में है। हुकूमत वक्त ने तो यह कह दिया है कि आने वाले दिन और मुश्किल आएंगे। हुकूमत ने यह भी कह दिया हमारे अस्पतालों के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है। और हुकूमत जो डॉक्टर साहबान के साथ इस वक्त अमली तौर पे कर रही है ग्राउंड के ऊपर, उसके बाद तो कोई शक बाकी नहीं बचता ना। लेकिन हम आप लोगों के तवज्जुह से, आप लोगों ने जितना मुस्बत किरदार अदा किया, आफरीन आप पे, वी सैल्यूट यू कि आपने जितनी पब्लिक अवेयरनेस और इस मामले को आगाही के लिए लेकर चले हैं ना। तो मैं आपके तवज्जुह से पब्लिक को कहता हूँ कि ये जो 1-2 रोज़ में हमने नादरा के सामने हड़बोंग देखा है, यहाँ बाजारों के अंदर हड़बोंग देखा है, खुदा का वास्ता है आप इसको इतना गैर संजीदा मत लें। समी साहब, फिर हम डॉक्टर्स को क्यों ना मसीहा कहें, जब वो ये कहते हैं कि हम इन हालात में भी काम करते रहेंगे क्योंकि हमारा काम ही यही है, हमने लोगों को सर्व करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अपना ख्याल आप खुद रखें, देयर इज नो गवर्नमेंट। नहीं, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट मौजूद है, गवर्नमेंट ने अच्छे काम भी किए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश भी की है, सिस्टम भी खराब है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो तरजीहात बनाने वाले लोग हैं, अब आप हेल्थ मिनिस्ट्री को देखें, हेल्थ मिनिस्ट्री में आपने एडवाइजर डॉक्टर जफर मिर्जा साहब एक कॉम्पिटेंट आदमी होंगे, लेकिन ये जो आपने अपने डॉक्टर्स को जो इक्विप करना था उसमें आप टोटल आपका फेलियर आ गया। फिर दूसरा आप देखें, एक आपने जैसे डिजास्टर NDMA जो है उसके जो जनरल अफजल साहब हैं, मैं उनको जाती तौर पे बहुत अच्छे आदमी होंगे, मैं तो जानता नहीं हूँ, और मैं ये भी नहीं समझता कि ये जो NDMA में जो कुछ बुरा हो रहा है वो कोई उनकी उस पर जाती तौर पर वो कोई उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन वो एक चीज को हेड कर रहे हैं, ये उनके महकमे का काम है। फिर वहाँ पर जो एक कोऑर्डिनेटर भी हैं वो भी बड़े सीनियर हमारे फौज के वो हैं, तो कम से कम आप लोगों को तो नहीं दे सकते, इतने ज्यादा लोग हैं, लेकिन जो आपके डॉक्टर्स हैं जो मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के कितने बड़े हॉस्पिटल हैं, 30 बड़े हॉस्पिटल, और मैं कहता हूँ कि एक हॉस्पिटल में 100 डॉक्टर होंगे, तो कितने आप 30 हॉस्पिटल में 3000 डॉक्टर होंगे, 4000 डॉक्टर होंगे, पूरे पाकिस्तान में 10,000 डॉक्टर होंगे, कितने का सामान आता है उनका यार, जो प्रोटेक्टिव उनका गियर है, मुझे बताए ना आप ये नहीं दे सके तो आप क्या, सबसे पहले आप जैसे फ्लाइट एक आप ट्रैवल करते हैं ना, तो PIA के प्लेन में वो आपको कहते हैं कि जी ऑक्सीजन मास्क गिरेंगे, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सबसे पहले आप अपने को लगाएं मास्क, फिर किसी दूसरे की मदद करें। और भैया आप डॉक्टर्स को इक्विप करें ना, उनको क्यों मार रहे हैं यार? क्या रीजन है मुर्तजा साहब, आप बताएं क्या रीजन है? NDMA की अथॉरिटी है, NDMA अथॉरिटी हमारे पास मौजूद है, वहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो आपके प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उनको देना है। क्यों नहीं, जब अदालत में भी इस हवाले से सवाल किया जाता है कि भाई किधर है NDMA की तरफ से कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। हमने डॉक्टर जफर पूछना या NDMA वालों को पूछना, जरा बताइएगा इस हवाले से। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें सिर्फ और सिर्फ है तो खुद डॉक्टर जफर मिर्जा साहब की है, क्योंकि वो इस चीज़ को देख रहे हैं और पहले दिन से आज तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली बेसिस के ऊपर हो रही हैं।
आप 29 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट होता है पाकिस्तान में, आज इसको 66 दिन हो गए हैं। इन 66 दिनों में अगर आप सिर्फ टेस्टिंग कैपेसिटी की बात करें कि टेस्ट कितने किए गए हैं, पूरे पाकिस्तान में 2,05,000 टेस्ट हुए हैं। शर्म से डूब मर जाने का मुकाम है ऐसे एडवाइज़र के लिए या उनके जो बड़े हैं उनके लिए कि हमने 66 दिनों में पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी में 2,05,000 टेस्ट किए। सलाम पेश जी, ये डॉक्टर साहब जो हैं ये कारकर्दगी है इनकी। आज आपने पिम्स की डॉक्टर सरवत की बात की है, पिम्स में बच्चों के सर्जिकल वार्ड में 10 पॉजिटिव केस आ जाए हैं और उनमें जो केसेस हैं उनमें 2 डॉक्टर्स हैं, एक मेल नर्स है, 5 OT स्टाफ हैं, एक वार्ड बॉय है और उनके साथ एक जो है वो सैनिटरी वर्कर हैं। अब मुझे बताएं कि बच्चों का ये सर्जिकल वार्ड है, इसमें 10 लोग पॉजिटिव हैं, बाकी वहाँ पे मरीजों की तादाद देखें कितनी होगी और ये सारी चीज़ें देखें। मैं चाहूँगी कि आप NDMA के हवाले से भी हमें इस सवाल का जरूर जवाब दें जो मैंने आपसे सवाल किया, लेकिन इस वक्त जो है हम 200 अरब रुपए के राशन पैकेज का तो देखते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। और इसमें हमें यहाँ पे ये चीज़ नजर आती है कि हुकूमत जो है वो डॉक्टर्स को सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर मैं आगाज़ करना चाहूँगी डॉक्टर राबिया मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिनका इंतकाल हुआ है। बहुत यंग डॉक्टर, अभी उन्होंने अपनी सर्विस भी शुरू नहीं की थी, उनकी तस्वीर दिखाएं आप। फिर डॉक्टर उसामा को आप देखें, वेरी यंग, क्या क्या प्लान्स होंगे, क्या क्या चीज़ें सोची होंगी उनके माँ बाप ने। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ना डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब के पास इसका जवाब है, ना यास्मीन साहबा के पास इसका जवाब है, ना हुकूमत के पास इसका जवाब है और ना ही NDMA के पास इसका जवाब है। मेरा आपसे सवाल है सर, मुझे ये बताएं कि NDMA की जो अथॉरिटी जिसकी तरफ समी साहब ने इशारा भी किया है, उनके पास हर चीज़ है, क्या इशू आ रहा है कि चीज़ें डिलीवर नहीं हो पा रही? क्योंकि उनकी तरफ से तो हर रोज़ फैक्ट्स आते हैं और यहाँ पे अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बुनियादी इसमें जो सिलसिला है कि तमाम अगर मैकेनिज़्म ये है कि पूल किया गया है सारा कुछ अगर NDMA के पास, फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेफिनेटली NDMA की बनेगी कि NDMA ही तमाम चीज़ें जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है डॉक्टर्स का वो उनको प्रोवाइड करेगा और बाकी जो भी सारा सामान आ रहा है वो उसके तहत अगर हो रहा है। हमें ये बताया जाता है कि डॉक्टर्स के हवाले से डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा जो हैं आज भी उन्होंने पिम्स में मीटिंग की है, पिम्स के डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की है, वहाँ पे वो कोई उनको बताते नहीं हैं या उनका क्या मसला है। PMA के अपने इख्तलाफात भी हैं डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा से, उन्होंने 2 पटिशनें दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) के तहत और कहा था कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि 184(3) में सुन लें और इन सवालों का जवाब डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा से जो है वो ले लें। कैपेसिटी का इशू है, बुनियादी तौर पे जो नौकरियां लगी हुई हैं वो अपने बॉसेस को खुश करने के लिए हैं, वहाँ बैठते हैं, जिधर की बात बतानी शुरू करते हैं बस उधर ही चल पड़ते हैं और वही बातें करते रहते हैं। ना को प्रोफेशनली उनसे ये पूछा जाता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोगों को PPs मिल गए हैं, कितने लोगों के पास नहीं है और कोरोना की सूरत हाल क्या है, तमाम चीजें कोई फैक्ट एंड फिगर है, रैकेट पे है चीजें कि किस तरीके से आ रही हैं, किस तरीके से जा रही हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। इन्वेंट्री किसने करनी है? इन्वेंट्री हुकूमत पाकिस्तान ने करनी है। NDMA भी एक अदारा है, NDMA हुकूमत नहीं है, NDMA एक अदारा है, उसमें भी बैठते कौन है? वहाँ उनके साथ असद उमर साहब सुबह से शाम तक वहाँ मसरूफ़ होते हैं NDMA में और सवाल जवाब सारे वो कर रहे होते हैं उनसे। फिर वो क्या वज़ीर-ए-आज़म को नहीं बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, हमारे डॉक्टर्स के पास PPs नहीं है, हमारे जो लोग हैं वो टेस्टिंग कैपेसिटी उनकी नहीं बढ़ रही है। इस्लामाबाद में टेस्टिंग कैपेसिटी की अगर हालत देखें आप, टोटल चंद हज़ार टेस्ट हुए हैं इस्लामाबाद में, यहाँ तो हर घर में टेस्ट हो जाना चाहिए था, हर शख्स का टेस्ट हो जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम खोल रहे हैं, आप खोल दें, फिर उसके बाद क्या हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर्स को आप PPs नहीं दे पा रहे तो क्या हमारे जो लोग वहाँ जाएंगे उनको आप संभाल लेंगे? क्या जो ये लोगों से एक दूसरे से कैरियर लेके लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार होंगे? साहब अभी डॉक्टर इजहार साहब हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि अगर पंजाब की भी सेहत के डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वो चल यहाँ से विभाग से ही रहा है और यहीं से लोग उसको चला रहे हैं। और डॉक्टर जफर मिर्ज़ा के हवाले से जैसे कि अभी बताया है मुर्तज़ा साहब ने कि PM में गई हुई है 2 दरखास्तें लेकर और उनकी अपनी भी माशाल्लाह बायोग्राफी एक प्रोग्राम में मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरह के लोग होंगे और जहाँ पर आप ये देखते हैं कि रोज़ आपके NDMA वाले भी मीटिंग्स हो रही होती हैं, असद उमर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो भी चीज़ों को देख रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अदारे हो गए हैं, ये रीज़न है कि सही तरीके से हम
डिलीवर नहीं कर पा रहे, या हमें पता ही नहीं हमने क्या करना है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है? नहीं, देखें, मैं एक्सट्रीम व्यू नहीं देना चाहता, और यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट द पर्सन ऑफ डॉक्टर जफर मिर्जा, इट इज नॉट अबाउट द पर्सन ऑफ वो जो एनडीएमए के हेड हैं जनरल अफजल, उनके बारे में ऐसा नहीं है। आप जब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज होंगी चीजें, जब आप ये कहते हैं कि कौम तैयार हो रही है, आप कहते हैं जी कि कौम रिस्पॉन्सिबल बन के उभरे, मैं तवक्को करता हूँ कि वो इसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं और इसका इलाज जो है ना ऐसे ही होगा, तो भाई ये चीज आप अपनी मीटिंग में कम अज कम आपको इन्फॉर्मेशन तो आती होगी कि ये डॉक्टर्स इतने इन्फेक्टेड हो गए, कैसे हो गए, क्या कहाँ पर किस चीज की कमी है, कितने डॉक्टर्स हैं। आप देखें ना, ये आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें उन चीजों को। सबसे पहले आप डॉक्टर जो हैं, वबा तो एक आई है कोरोना, अल्लाह ताला इससे निकालेगा पूरी दुनिया को, पाकिस्तान से निकलेगा, 2-4 साल के बाद फिर कोई नई चीज आएगी। तो सवाल ये है कि व्हाट हैव यू लर्न, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू परफॉर्मिंग। सिर्फ रेटोरिक, सिर्फ गुफ्तगू नहीं चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, वो जो 3-4 क्लाउन आके रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वी डोंट नीड दैट। टाइम जाया ना करें नेशनल मीडिया का, एक सूबाई वजीर आता है, फिर वफाकी आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, और वो उनकी आपस में पॉलिटिक्स चली हुई है। तो लोग, इट इज डिस्गस्टिंग, इट इज, ये काबिल नफरत है। मैं आपको बताऊं ये बात, ये आप लोगों की लाशों पर सियासत कर रहे हैं, आप बीमारियों पर सियासत कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो लानत हो जो ये लाशों की सियासत करते हैं। भाई आप एक सिस्टम को बनाएं, आप देखें कि कहाँ पे फ्लॉज हैं। आप जो सबसे पहले आप कहें कि ये हमारी फोर्स है, पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि चलें जी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप रोजाना देखेंगे कि अब कितने रह गए डॉक्टर, कितने रह गए, सबको इंश्योर करेंगे कि उनके पास वो पीपीज आ जाएं। फिर उसके बाद आप आएंगे हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज के लिए कि ये चीज एक सिस्टम के तहत आप काम करते हैं ना। तो इसलिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो ये बात कही है कि जी आप ये हुक्म जारी कर सकते हैं, जिस मुल्क में डॉक्टर, आप देखें अमेरिका में भी मर रहे हैं डॉक्टर, इटली में भी मर रहे हैं डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर तो अभी तक सिस्टम ही नहीं है। वहां पर वो जो डॉक्टर थे, जिस अंदाज में मरीज आए, जिस अंदाज में, यहाँ पर तो ऐसा सिलसिला ही नहीं है। वो अगर 1 करोड़ का मुल्क है, उसमें 50 लाख मरीज है, तो वहां पर तो एक और सिचुएशन है। तो पता नहीं उस डॉक्टर ने कहाँ से लिया होगा, कोई जरूरी नहीं कि उसने किसी मरीज से लिया हो, वो डॉक्टर अपनी जाती जिंदगी में किसी स्टोर पर भी गया होगा, वहां से हो सकता है उसने ले लिया हो। लेकिन पाकिस्तान में ये हमारे डॉक्टर पैरामेडिक मरीजों से ले रहे हैं क्या ये वायरस है। दिस इज व्हाट इज किलिंग अस। ये तकलीफ दे बात है। तो यार कितने डॉक्टर हैं आप मुझे बताएं ना, सबको दे दें। मैं फिर वो बात कह रहा हूँ, आप यार इंश्योर कर लें, कल मीटिंग करें, ये यार 2 अरब रुपया ये डॉक्टरों के लिए, इनके लिए सामान मंगाओ, अंदर खत्म, किसी डॉक्टर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो यार ये नहीं कर सकते आप, तो कौन को क्या खड़ा करेंगे भाई। और सर एक और चीज़ जो डॉक्टर इजहार साहब ने कही है, उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो सामान आ रहा है, बहुत से वुज़रा और बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने लोगों को उसमें से दे रहे हैं, और कोई पता नहीं उसमें से भी कमाई कर रहे हैं। नहीं, कोई पता नहीं की बात नहीं है, हमें पता है कि ये कमाई कर रहे हैं। ठीक है ना, जहांगीर तरीन साहब पीटीआई में थे, उन्होंने मारा ना, शुगर में हाथ मारा ना, खुसरो बख्तियार साहब हैं, मारा ना हाथ, उन्होंने ले गए लूट के माल, और दूसरे भी बहुत सारे और जो लोग हैं मुख्तलिफ जमातों में, सबने मारे ना, खा रहे हैं, ये आईसीसी में खा रहे हैं, लोन इन्होंने माफ करवाए हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देते। वो सजाद बाजवा एक जानदार ऑफिसर है, उसको वो मारा उठा के उन्होंने, वो जानदार डॉक्टर है जिसने पिम्स में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, जिसने हालत तब्दील कर दी। मैं खुदाई कसम जाता था, ऐसा लगता था जैसे मैं न्यूयॉर्क के किसी हॉस्पिटल में आ गया हूँ। उसने और अपने फंडिंग जनरेट करके हॉस्पिटल कमाल कर दिया था उसने। लेकिन नहीं, अपने कॉलोनीज को नवाजना इन लोगों ने जो आते हैं, अपने अजीजों को नवाजना इन लोगों ने, बेशर्मी और बेहयाई की कोई हद है। ये नौजवान बच्चियां जिनकी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो डॉक्टर उसामा जिसकी आप तस्वीर दिखाती हैं, वो कल जो कराची की सड़कों पर बेचारा शहीद हो गया, वो 70 साला डॉक्टर जो था, अपनी बीवी की बाहों में बेचारे ने दम दे दिया एम्बुलेंस के अंदर। कुछ शर्म नहीं है, कैसे बताएं। और ये सियासत करते हैं बैठ के सारे, वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास एक प्लान है टैंकी का, और वो मुराद अली शाह साहब कहते हैं मैं ये करूंगा, और ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं ये कहते हैं पंजाब में हमने पता नहीं क्या कर दिया। क्या लोग हैं, किधर फंस गई है कौन भाई। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ। समी साहब, ये एक आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए रज़ाक दाऊद साहब ने एक ब्रांड लॉन्च किया है सैनिटाइजर का, डेस्कॉन के नाम से। उनकी कंपनी ने सैनिटाइजर, उनकी कंपनी ने जो फेस मास्क होते हैं कपड़े के, ये लॉन्च किए हैं।
और इस हवाले से मैं बताऊं आपको कि नोटिफिकेशन जब जारी करना था 3 दिन तक नोटिफिकेशन को रोके रखा वज़ीर आज़म से इजाज़त लेने के बाद भी, और जब अपनी कंपनी को ये इजाज़त सबसे पहले अपनी कंपनी ने उनकी ने बना लिए कपड़े के फेस मास्क और उसके बाद उसके ऑर्डर्स ले लिए, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब उसको डेस्कॉन के नाम से मार्केट किया जा रहा है। और आज और अभी सुन लें एक और बात, मुर्तज़ा मेरी बात और सुन लें, अभी क्या आएगा टॉप से। ये देखिए अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कैसे जबरदस्त आदमी है, एमरजेंसी की बुनियादों पर इन्होंने तो ये चीजें कौम को प्रोवाइड करने के लिए देखें क्या काम कर दिया है इन्होंने, तो क्या भाई क्या काम, क्या जबरदस्त आदमी है ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। और देखें कैसे चीजें बना के दे रहे हैं, ये होते हैं ऐसे होते हैं मर्दे मोमन, तो भाई मैं फिर क्या कहूँगा सर। लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि इस तरीके से जब ऑलरेडी डॉक्टर क्या नाम है इनका रज़ाक दाऊद साहब, इनके ऊपर तो पहले भी इल्ज़ामात अच्छे खासे हैं और वो आए भी हुए हैं IPPs के हवाले से, उस पर से ये इस तरह के मास्क बनाते हुए हमें नजर आते हैं। तो फिर पूरी बात आ जाती है। फिर जब मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि खान साहब को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए, तो आप आगे से मुझे ये जवाब देते हैं कि खान साहब एक ईमानदार बंदे हैं। सर तो फिर यहाँ पर तो सारी चीज़ें खत्म हो गई ना। खान और यार आप ये देखें अलीमा साहबा, आप खुदा का कुछ खौफ करें थोड़ा सा, आप भी पॉलिटिक्स ले आई हैं इसमें। तो बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कि जो एक बंदा होता है वो आप का लिहाज होता तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो कुछ है वो उसको बीट कर देता है। जब प्राइम मिनिस्टर ये आगे कहता है कि इतनी पावरफुल माफिया है और मुझे लड़ना है, तो वो अपनी बता रहा है ना कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे पावरफुल लोग हैं भाई हुए हैं इधर, इनके सिस्टम पर ये कब्जा किए हुए हैं, मैं कैसे, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट इन्हें एक्सपोज कर रहा हूँ। और फिर आपने कहा ना कि ये फिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये माफिया फिर वोट ले लेती है। सबको पता है मियां मंशा ने MCB किस तरह से लिया, सबको पता है मियां मंशा के किसके साथ ताल्लुकात है, और भी बिजनेसमैन के किसी के पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात होंगे, जहांगीर तरीन खुद तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये है ना गवर्नमेंट में देते हैं ना वोट इनको लोग, क्यों देते हैं ऐसे करप्ट लोगों को वोट, क्यों लेके आते हैं उन्हें। और फिर जवाब दें ना वो जो शहबाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया है, वो कहते हैं जी कि मैं तो महीना पहले आपसे तय हो रही थी, वो कौन लोग थे जो वजारतें तय कर रहे थे। अच्छा सर, वो उसी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसी स्टोरी की तरफ आना चाहूंगी, और वो ये है कि ये बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है सर। यहाँ पे कोरोना से डॉक्टर्स मर रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या बातें हो रही हैं हुकूमत के अवानों में कि हम 18वीं तरमीम के ऊपर किस तरीके से एक पेज पर आ जाए। खैर वापस मैं आऊंगी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की स्टोरी की तरफ आऊंगी, जो उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब के ने जो कॉलम लिखा और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बहुत से इंकशाफात किए। कुछ सवाल से बात करेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो उस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आजकल जो डिस्कशन हो रही है वो सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम पर ही हो रही है और हर बंदा अपने तरीके से उस पर डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नून लीग जो है वो शहबाज शरीफ को कैसा लीडर समझती है। मैं आपको एक शॉर्ट सुनाती हूँ, सुने ये जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में। इस शॉर्ट को आपने सुना, इसमें नून लीग ने अपने बयानिए को एक दफ़ा फिर क्लियर कर दिया और उन्होंने बता दिया कि उनका लीडर कौन है और वो है नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब का जो दिल चाहता है वो बोल सकते हैं, वो उनको कंसिडर ही नहीं करते, सीरियस ही नहीं लेते। दूसरी एक और चीज़, एक और शॉर्ट सुनाना चाहूँगी सुहेल वड़ाइच साहब का, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं वो ऑन द रिकॉर्ड ही थी। जी समी साहब, ये जर्नलिस्ट की चॉइस होती है कि वो जो चाहे ऑन द रिकॉर्ड चीज़ों में बता दे और जो चाहे वो ना बताए, तो लेकिन एक चीज़ की तस्दीक हो गई कि जो भी उस कॉलम में था सब ऑन द रिकॉर्ड था सर। नहीं, ये तो ऑन द रिकॉर्ड था, और ये भी सुहेल वड़ाइच साहब की बात बिल्कुल सही है कि ये जर्नलिस्ट की अपनी चॉइस है कि वो अपने मटेरियल को किस वक्त यूज करता है, क्योंकि उसने वो क्रिएट किया होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने जावेद लतीफ़ साहब का शॉर्ट आपने सुनाया, जो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू हो रही है, जो नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहब, शायद का कान पासी, ये पाकिस्तान की फौज को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हुई होंगी। हर मुस्लिम लीग का जो इस वक्त टॉप का लीडर है वो एक ही कश्ती में सवार है, शहबाज शरीफ साहब की हो, चाहे जावेद लतीफ़ साहब की हो, चाहे मरियम नवाज साहबा की हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की हो, उसका हदफ जो है वो पाकिस्तान की फौज है। और ये जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है इसमें ये जिसमें कि जी फौज से आप बात कर रहे थे, इक़्तिदार की वजारतों की, ये बहुत सीरियस इल्जामात हैं। अब नहीं कोई बोल रहा ये बस ये चुप सारे हैं,
इसलिए चुप हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या है कोई, लेकिन ये वो सवालात हैं जिनके जवाब कौम सुनना चाहती है इस वक्त। मैं आपको एक बात बताऊं, गुड का, बैड का, फिर लेफ्ट का, फिर राइट का, फिर 0 का, फिर 100 का, ये नून लीग के सारे लोग अब गौर से देख लें। शहबाज शरीफ साहब की फौज पर हमला करते हुए नजर आते हैं, नवाज शरीफ साहब की फौज पर हमला करते हुए नजर आते हैं, ये जो हैं जावेद साहब, लतीफ जावेद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये भी हमला करते हुए नजर आते हैं। हमारी हर चीज में, हर ट्वीट में एक चीज की तरफ इशारा होता है कि हुकूमत साजी बिहाइंड द सीन वो इख्तियार पाकिस्तान की फौज के पास है। ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर इंतहाई सुपर्ब ये स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। एंड आई जस्ट होप कि बहुत सारे लोग जो इससे डायरेक्टली मुतासर हो रहे हैं उनकी समझ में आ रही होगी। अगर उनके अपने किसी के मफादात की पट्टियां अगर नहीं किसी ने अपनी आंखों में बांधी हुई तो ये तो इट इज रिटन ऑन द वॉल कि ये इस वक्त जो ये बयानियां और ये जो सारे इंटरव्यूज और ये जो सारी कंट्रोवर्सी है इसका हदफ सिर्फ पाकिस्तान की फौज है, इसलिए कि वो फ्रंट लाइन में है, फाइटर है, वो पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों का जो दिफा है वो पाकिस्तान की फौज सिर्फ कर रही है। ये इदारा मगरब को नहीं पाता, इंडिया को नहीं पाता और वो इसके खिलाफ है और ये सब कुछ वही हो रहा है। अभी आगे चलकर पीपल्स पार्टी भी इसमें हिस्सा डाल देगी, फिर कुछ इसमें नादान दोस्त कुछ तहरीक इंसाफ के वो भी मीडिया के बहुत सारे ग्रुप तो खास तौर पर इसको हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये समीर साहब आपने कहा सोचने की जरूरत है और कौम के पास बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब देने की जरूरत है। अब शहबाज गिल साहब ने एक और बात की है, मैं चाहूंगी आप वो जरूर सुने, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे, जरा सुनाइएगा। अब सर सवाल ये पैदा होता है, अब जब कौम शहबाज गिल साहब को सुनेगी तो वो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मियां साहब तो वापस ही नहीं आएंगे और 2 साल तक वापस नहीं आएंगे, उनका एक अपना एनालिसिस है। अब वो एनालिसिस कर रहे हैं तो फैक्ट्स की बुनियाद पर कर रहे हैं। अब वो जब इस तरह की बातें करेंगे सर तो फिर किस तरफ इशारा जाता है कि सभी मिले हुए? मेरी बात में ना ये शहबाज गिल साहब ने सिर्फ बात की है पहली दफा कि उन्होंने वापस नहीं आना और कौम को शहबाज गिल साहब को सुन रही है, अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़े ऐसे तरीके से उसको सरंजाम दे रहे हैं। ये तो जब गए नवाज शरीफ साहब लोगों को पता था कि वो बीमार नहीं है, चक्कर दे दिया उन्होंने और चले गए हैं और बहुत डीलों की बात हुई कि पता नहीं किसने निकाला है, क्या है, उनके तो मेडिकल रिकॉर्ड तक नहीं है, उनके तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तक नहीं है सर्विसेज हॉस्पिटल में। तो ये पता है कि उन्होंने वापस नहीं आना, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए ये एक पॉलिटिकल जाहिर है, शहबाज गिल साहब गवर्नमेंट के तर्जुमान है तो वो उन्होंने गवर्नमेंट का नजरिया पेश करना है, वो इस तरह की बात करते रहेंगे। वो तो सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब वहां पर जाने के लिए, वापस आने के लिए थोड़ी गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं आना और वो बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह और वो चहलकदमी कर रहे हैं, होटलों में खाने वाने खा रहे हैं, आजकल तो बिल्कुल किसी से नहीं मिल रहा है। और मुझे ये बताएं, इतने वो सीरियस बीमार थे तो शहबाज साहब उन्हें छोड़ के वापस आते? ऐसा कतई तौर पे नहीं है। यहाँ मरियम साहब आराम से बैठी रहती है, इधर रोलन न डालती है कि मैंने जाना है, चीखो पुकारना होता है। समीर साहब आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन इसी इंटरव्यू में बेसिकली और भी शहबाज गिल साहब ने बड़ी बातें की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो रिपोर्ट है वो कहाँ से आई है मैं उसके बारे में नहीं बता सकता और इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा पर यकीन रखते हैं और इसी वजह से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया। जी आपका लास्ट में कमेंट लेना चाहूंगी ताकि फिर मैं अपने प्रोग्राम को ये जिस तरह से अभी बात हो रही थी यही बातें जिस तरह सुहेल बड़ाई साहब ने उनके साथ मिल के की हैं, उनके साथ बातचीत की है, ये जहांगीर तरीन साहब भी मुख्तलिफ जगहों पर ये बात कह चुके हैं कि वो किस तरह से लोगों को लेके आते थे, किस तरह से हुकूमत फॉर्म हुई है, पंजाब गवर्नमेंट कैसे बनी है, फेडरल गवर्नमेंट कैसे बनी है, सेनेट के इंतखाबात कैसे हुए हैं। तो ये तमाम पार्टीज़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पे हमला करते हैं। जिस तरह समीर साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है कि वो अदारों का नाम लेते हैं और ख़ुद भी फ़वायद सबसे ज़्यादा उठाते हैं। लेकिन सर मेरा प्रोग्राम का वक्त जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन जब शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि 2 साल बाद आएंगे तो डेफिनेटली सवाल तो उठता है ना कि भाई आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अदालत में केस चल रहा था या जो भी था, फिर आप ये भी बोलते हैं कि इमरान खान साहब बड़ा इंसानियत पे यकीन रखते हैं, उनका दिल जो है वो पिघल गया जब उन्होंने देखा कि मियाँ साहब बीमार हैं तो उन्होंने भेज दिया। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।